ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर में सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था। वहां पे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, दो तरह का डिवीजन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला दोनों बोलते हैं। तो वहां पे क्या था कि जैसे दे दिया गया था कि दो पॉइंट दे रखे ए एक्स वन बाई वन, वहां पे केवल 2D में बात की गई थी। दूसरा पॉइंट एक्स टू बाई टू है, और एक कोई पॉइंट है P जो इसको m इस टू n में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना था कि P को हम मान लेते हैं x, y। तो x की वैल्यू आती है m x टू प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y की वैल्यू आती है m बाई टू प्लस n बाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन के लिए होता था, और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जहाँ जो प्लस था वो माइनस हो जाता था। तो ऐसा ही कुछ है वेक्टर फॉर्म में। हम यहाँ पे हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और तीन पर तीन 3D में लिखेंगे ना कि 2D में। तो देखो क्या होता है वेक्टर फॉर्म में। पहले पढ़ते हैं फर्स्ट इसमें इंटरनल डिवीजन के लिए। तो दो तरह का होता है इसमें, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनली डिवीजन हो रहा है तो क्या होगा कि दो दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे होंगे यहाँ पे। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि कहीं पे ओरिजिन रहा होगा O, तो O को अगर A से ज्वाइन कर दें तो ये जो वेक्टर है उसको बोलते हैं A वेक्टर। और जो यहाँ पे B वेक्टर है, B वेक्टर क्या है, तो B वेक्टर की पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब है कि B को ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो। और यहाँ पे कोई P वेक्टर कैसे बनेगा, वो बनेगा P के जो पॉइंट आएंगे P वेक्टर के कोऑर्डिनेट, या P वेक्टर का P जो वेक्टर आएगा उसका मतलब OP वेक्टर। तो OP वेक्टर कैसे आएगा, मान लो ये P वेक्टर है वो m इस टू n में डिवाइड करता है, तो सिंपल वैसे ही आएगा कि P वेक्टर है इंटरनल डिवीजन के लिए, तो m इंटू बी वेक्टर, m तो कोई स्केलर क्वांटिटी कोई नंबर होगा, प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गए किसके, P वेक्टर के। ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे ज्वाइन किया गया है। कैसे, ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर का मतलब है OA वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब OB वेक्टर, और P वेक्टर का मतलब OP वेक्टर। ये हमने पहली सेकंड टॉपिक यही था हमारा वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो ये इंटरनल डिवीजन के लिए आ गया। ऐसे ही चाहे तो इनको पोजीशन वेक्टर के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, OP वेक्टर इक्वल्स टू m OB वेक्टर प्लस n OA वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर को थोड़ा और थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया, पोजीशन वेक्टर को और उसका मतलब बता के लिख दिया है। ये तो इंटरनली डिवीजन इंटरनली हो, एक्सटर्नली हो तो एक्सटर्नली डिवीजन के लिए एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि ऐसे कोई पॉइंट दे रखे होंगे, उस केस में पॉइंट ए और बी ऐसे दिया होगा, और पी कहीं बाहर दिया होगा, ए और बी के बीच में नहीं होगा। तो सेम केस यहाँ पे भी है कि ये मान लो ओरिजिन यहाँ पे रहा होगा, तो ये OE वेक्टर, ये OB वेक्टर, और यहाँ पे ऐसे OP वेक्टर। तो OP मतलब O से A से P के बीच की डिस्टेंस और P से B के बीच की डिस्टेंस, मान लेते इनका रेशो दे रखा है, ये m है और ये n है। तो यहाँ पे OP वेक्टर है वो आ जाएगा m B वेक्टर या OB वेक्टर माइनस n OA वेक्टर डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये इंटरनल डिवीजन के लिए हो गई। चाहे तो इसको प्रूफ की तरह भी समझते हैं, ये प्रूफ भी हो गया कि कैसे डिवीजन हो रहा है। चाहे तो क्योंकि ये हमको पता है कि ये चीज जो है ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड इसमें मिड पॉइंट के भी निकाल सकते हैं कि मिड पॉइंट के लिए तो हमको पता है डायरेक्ट होता है। मिड पॉइंट क्या है, मतलब ए और बी के पी पॉइंट है वो एग्जैक्टली मिड में है। तो ऑरिजिन को ऐसे मान लें ओ। तो जो OP वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट वाले में इंटरनल डिवीजन में m और n को दोनों को सेम रख दो तो मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ओके, तो इसका क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। चाहे तो इसको OAB एक ट्राइंगल मान के
ट्राइंगल से भी समझ सकते हैं। ये ट्राइंगल है, ये एक पॉइंट है सामने वाली ओबी पे पी पॉइंट, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट या वेक्टर निकालने का तरीका भी हो गया ये। तो ऐसे ही, और ये जो है यहाँ पे ओपी है वो मीडियन भी कहलाएगी, क्योंकि ये सामने वाले जो साइड है उसको दो इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर रही है। तो ऐसे ही ट्राइंगल की फॉर्म में इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि if AB vector and AC vector are given, example if AB vector equals to 2 minus 3 6, 2 minus 3 plus 6 k cap, and AC vector 3 4, AC vector equals to 3I plus 4j vector j cap, then find median and its length, then find first part है median and its length। तो पहले हमें मीडियन और लेंथ निकालना है। मीडियन क्या होता है, तो पहले इस ट्राइंगल को बनाते हैं। ट्राइंगल कैसे है, जैसे ऐसे ट्राइंगल है कुछ ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये ए बी वेक्टर है वो दे रखा है और ए सी वेक्टर दे रखा है, और मीडियन कौन सी निकालनी है, ये वाले। मीडियन मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसको डी, तो ए डी वेक्टर हमको निकालना है। तो ए डी वेक्टर है तो हमको ये पता है कि ये जो वेक्टर है ए डी वेक्टर वो बी वेक्टर और सी वेक्टर का मिड पॉइंट होगा। डी वेक्टर और सी वेक्टर का मिड पॉइंट होगा, तो सिंपल इसको ओ मान के चलते हैं। ए सी वेक्टर है और ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो चाहे तो बी प्लस सी भी निकाल सकते हैं, बी प्लस सी निकाल लो, वहां से बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा डी वेक्टर निकाल के फिर ए में से माइनस कर दो ए डी वेक्टर। और दूसरा तरीका ए डी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से मिड पॉइंट की तरह। तो ए बी वेक्टर ये था 2i प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 2, 3 to 5i कैप माइनस प्लस 1j कैप एंड प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया ए डी वेक्टर। अब इसकी लेंथ और पूछी है, तो लेंथ पूछी गई है, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, इसमें लेंथ के लिए इसका मैग्नीट्यूड, लेंथ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी वेक्टर। तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 25 प्लस 1 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 4 इस टू का स्क्वायर सम में आएगा। तो आ जाएगा ये 26 36 62 डिवाइडेड बाई 2, तो ये रूट 31 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसी का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना इसका। तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में हमने उधर पढ़ा था कि क्या होता है, जो मान लेते हैं ये इंटरनल बाइसेक्टर मतलब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ये जो एंगल है वो ए इसके बराबर है। तो हमको पता है कि अगर ये बी सी ट्राइंगल है और ये डी है, तो जो बी डी अपॉन सी डी या फिर डी सी बोलो, ये है वो इन दोनों साइड के रेशो के बराबर होती है, ए बी अपॉन ए सी। ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को उनके बाकी दोनों साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए डी वेक्टर। तो ये पहले हमको ए बी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो ए बी की लेंथ कितनी आएगी, यहाँ से ए बी की लेंथ निकालेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, तो आ जाएगा 7। सिमिलरली ए सी की लेंथ निकालेंगे, ए सी की लेंथ आ जाएगी 5। तो ये जो है बी डी ये है, ये रेशो आ जाएगा, ये
ए बी वेक्टर है 7 और ये 5, तो ये रेशो भी 7 और 5 में आ जाएगा। तो 7:5 में डिवाइड करने वाला डी पॉइंट है, तो ये ए डी वेक्टर है, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। कैसे आएगा? 7 सी वेक्टर, या फिर इसको हम ए सी बोलेंगे यहाँ पे, ए सी वेक्टर प्लस इंटरनल डिवीजन है 5 ए डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 7 + 5। तो 7 ए सी कितना है? ये रहा 3 + 4, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से देखो 21 + 10 31 आई कैप, और जे में आएगा 28 - 15 + 13 जे कैप प्लस 30 के कैप डिवाइडेड बाई 12। ये इसका आंसर हो जाएगा, ए डी वेक्टर आ गया। ठीक, ओके। तो ये सेक्शन फॉर्मूला की बेसिस पे हम ऐसे रिजल्ट भी लिख सकते हैं, तो नोट लगा के कुछ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहले हमने इंटरनल डिवीजन के लिए लिखा था कि एक 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके वेक्टर, जो वेक्टर है जैसे ए वेक्टर है और ये बी है, पॉइंट है, तो हम इसका ए वेक्टर मान लेते हैं ऐसे वेक्टर फॉर्म में, ये बी वेक्टर है, और ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया था हमने, कुछ भी मान लो, ए बी सी मान लो इसको, और ये जो पी पॉइंट था जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा था, तो ओ पी वेक्टर है, वो कैसे निकाला था हमने? p वेक्टर इक्वल्स टू m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो फर्स्ट पॉइंट का लिख लेना इसको। सेकंड में ट्राइंगल के लिए लिख लेते हैं कि जो ट्राइंगल में मीडियन कैसे दी जा सकती है, ट्राइंगल में मीडियन कैसे दी जा सकती है वो लिख लेते हैं। तो मीडियन के लिए भी यही होगा, उसके लिए क्या होगा कि जो m और n है वो 1 हो जाएंगे, क्योंकि मीडियन है वो सामने वाले, जैसे इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर, या फिर उल्टा लिख लेते हैं, और ये चलो सी वेक्टर है, तो ये मीडियन ऐसे सामने वाले पॉइंट को डिवाइड कर रही है, डी मान लेते हैं, तो ये इक्वल है दोनों। तो जो डी वेक्टर है वो हमको पता है इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा, तो चाहे तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। एक और तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमको पता है कि ये ए बी वेक्टर, या फिर ऐसे लिखे हुए हैं इनको पोजीशन वेक्टर नहीं, प्रॉपर वेक्टर मान लेते हैं इनको। तो इसको हम जो ए डी वेक्टर है उसको लिखने का तरीका क्या है? ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ए डी वेक्टर है ये यहाँ से लिखा है, यहाँ से एम और एन की वैल्यू 1 रख दी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 1 रखो या एम और एन को इक्वल रख दो तब भी सेम बात है। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो ए डी वेक्टर है वो इसके लिए मीडियन है। मीडियन है तो मीडियन को कैसे लिखा गया है वो समझना है। यहाँ पे ए डी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। एक तो मीडियन के लिए हो गया। तीसरा इसके लिए हो सकता है एंगल बाइसेक्टर के लिए। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए कैसे लिख सकते हैं हम? या फिर पहले सेंट्रॉइड के लिख लेते हैं। जैसे एक ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड के लिए जैसे सेंट्रॉइड क्या होगा ट्राइंगल में, ये पहले दिखा दिया कि दे रखा है ए बी वेक्टर और ये सी ए बी सी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, इनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर हमने मान लिए हैं। तो सेंट्रॉइड यहाँ पर जी होता है इसका, तो जी वेक्टर है वो दिया जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। ये हमने स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में ये लिख रहे हैं। ऐसे ही इसका भी होता है इसी के लिए, इसी ट्राइंगल के लिए इन सेंटर के लिए भी होता है ये फॉर्मूला। तो इन सेंटर में कैसे लिखेंगे?
फोर्थ है इन सेंटर। इन सेंटर के लिए लिखा जाएगा आई वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस, जैसे ट्राइंगल को दे रखा है और उसमें साइड्स की लेंथ दे रखी है ए, और ये लेंथ है बी और ये लेंथ है सी। तो ये पता चल गया कि ये जो होगा वो सी वेक्टर होगा, ये है वो ए वेक्टर होगा और ये है वो बी वेक्टर होगा। तो इस इन सेंटर को लिखने का तरीका है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो कर लेते हैं। इन सब के प्रूफ है वो वहीं से आते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, प्रूफ नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर which divides the line joining two points, the line joining two points P and Q। P दे रखा है 2 5 -4 एंड Q है 8 2 5 in ratio 2:1। इसमें पार्ट्स बना दिए। फर्स्ट है इंटरनली डिवाइड करता है और सेकंड में एक्सटर्नली। तो उस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो बना देते हैं पहले इनको। पोजीशन P है, वेक्टर फॉर्म में निकालने हैं, वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। P है, P के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 2 5 -4 और Q क्या है 8 2 5। अगर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो P वेक्टर कैन बी रिटन है 2i कैप प्लस 5j कैप -4k cap. Similarly, Q vector can be written as 8i cap plus 2j cap plus 5k cap. And we need to find the vector form of R vector which divides the line joining PQ in the ratio 2:1। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि R यहाँ पे होगा 2:1 है। इंटरनली के लिए जो है फॉर्मूला है वो 2Q आएगा। 2 इंटू क्यू क्या है, ये रहा 8i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस 1 p क्या है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। और इसको सॉल्व कर लो तो ये 16 प्लस 2 18i कैप 4 प्लस 5 9j कैप 10 -4 6k कैप डिवाइडेड बाई 3 से डिविजिबल है तो ये 6i प्लस 3j प्लस 2k आ जाएगा फिर आर वेक्टर इंटरनली के लिए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट में एक्सटर्नली के लिए मिड में माइनस आ जाएगा तो 2 8i 2j प्लस 5k माइनस 5j माइनस 4k डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो माइनस कर देंगे ये 10 - 2 8i 4 - 5 - j के 10 + 4 14 के ये आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, लेकिन इसको हमको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर जैसे उन्होंने 9th 10th में प्रॉपर्टी पढ़ी हमें ट्राइंगल की, पैरेललोग्राम की, उनको वेक्टर फॉर्म से प्रूफ भी करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए बहुत सारे HSC में, तो उनको करेंगे प्रूफ और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं।
तो उनको याद भी करना है, ज्यादातर को याद करना है जस्ट बोर्ड से 1 महीने पहले, लेकिन अभी तो हमको प्रूव करना सीखना है। तो देखो कुछ मैं प्रूव करके बता देता हूँ, कुछ वहां पे सॉल्व कर लेना। फर्स्ट एक क्वेश्चन भी देते हैं, प्रूव दैट लाइन joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to their third side to yeah, सीधे लिख लो, to third side and magnitude is half. इसका मतलब क्या है वो समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है, इसको ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर से दे रहे हैं, बी है उसका बी वेक्टर से, और सी है उसको सी वेक्टर से लिख दे रहे हैं। तो बोला है कि मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लिया हमने, ए बी सी डी और ई। ए ट्रायंगल इज पैरेलल, point line joining, prove that line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and magnitude is half। तो ये जो लाइन ज्वाइन करने वाली है DE वो BC के पैरेलल है, और जो उसकी लेंथ है वो उसके हाफ है, हमको ये बताना है। तो ये हमको बताया गया है कि ये पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और ये भी इसका मिड पॉइंट है, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हम डी को, हम जो डी का जो डी पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर मान लेते हैं, उसको हम इसके मिड पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली ई वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाफ ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब डी ई वेक्टर कैसे निकालेंगे, डी ई वेक्टर निकालने के लिए इसका मतलब है ई वेक्टर माइनस डी वेक्टर, इसका मतलब ई वेक्टर माइनस डी वेक्टर। ई वेक्टर माइनस डी वेक्टर मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ए कट जाएगा तो आ जाएगा सी माइनस बी, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो आ गया वेक्टर डी। क्या ये इसके पैरेलल है बीसी के, तो पहले हमको बीसी निकालना पड़ेगा। बीसी वेक्टर क्या आएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये इसके पैरेलल है क्या, हाँ पैरेलल है। और क्या इसका मैग्नीट्यूड इसके हाफ है, तो है। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रूव करने रहते हैं। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एचएससी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं ऐसे, मिसलेनियस में और एक्सरसाइजेस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल sides of a trapezium is parallel to parallel sides and half of their summation यहाँ पे भी क्वेश्चन को समझते हैं। पॉइंट प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम
is parallel to parallel sides and half of their summation। तो पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। इस साइड इस टाइप का होता है ट्रेपेजियम में, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ये ट्रेपेजियम में अब इसमें बताया कि ये दोनों पैरेलल लाइन मानी हमने, ए वेक्टर मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बी है, बी वेक्टर इसका पोजीशन, सी पॉइंट का सी वेक्टर एंड डी का डी वेक्टर मान लेते हैं। अब बोला गया है कि मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल, तो ये दोनों नॉन, ये पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, और ये नॉन पैरेलल, तो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, हमको नहीं पता ये क्या क्या लाइन है, लेकिन अभी ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी मान लेते हैं और ये क्यू मान लेते हैं। तो क्या बोला गया है कि जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो बाकी दोनों जो पैरेलल लाइन है उनके पैरेलल होगी, मतलब ये इसके पैरेलल है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के सम का आधा है, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो देखो पी वेक्टर कैसे लिखेंगे, हम करते हैं ट्राई। पी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, पी वेक्टर लिखा जाएगा इन इसका मिड पॉइंट है तो ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, एंड क्यू वेक्टर के कैसे लिखा जाएगा, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, या बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा, पी क्यू वेक्टर आएगा क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी करेंगे तो देखो बी प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। क्या ये पी क्यू वेक्टर है वो इन दोनों के सम, पहले चलो और लिखते हैं इसको, और थोड़ा आगे कन्फर्म कन्वर्ट करते हैं इसको। तो जो यहाँ पे देखो ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, इन दोनों के पैरेलल, तो क्या ये पैरेलल है, उसके लिए देखो बी, ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, उसको लिखेंगे हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एंड सी डी वेक्टर लिखना है या डी सी वेक्टर लिखना है तो डी सी वेक्टर लिखा जाएगा सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से देखो b माइनस ए, जो b माइनस ए वेक्टर है इसको अलग कर लेते हैं, और c वेक्टर माइनस d वेक्टर है इसको अलग कर लेते हैं। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक ही साइड में होनी चाहिए, पैरेलल के लिए इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम है क्या, तो उसके लिए अभी देखो देखो ये ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर लिख दिया, प्लस ये सी डी या फिर डी सी वेक्टर लिखा है तो डी सी वेक्टर है डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हुआ सेकंड पार्ट टू। सेकंड पार्ट क्या था कि उनके क्या है, टू पैरेलल एंड हाफ ऑफ देयर समेशन, मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ देयर समेशन, इन दोनों का समेशन का आधा है। और पैरेलल के लिए तो हमने बताया था कि उनकी जो है ए बी वेक्टर है बी माइनस ए, तो वहां से यहाँ से भी हमको पता है कि ए बी ए दोनों के सम के बराबर है ना। अब जैसे पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि पैरेलल के लिए होता है कि अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी वेक्टर है उसको हम लैम्डा टाइम्स सी डी वेक्टर लिख सकते हैं। पैरेलल का मतलब ये होता है। तो पैरेलल यहाँ पे भी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर है वो ए बी वेक्टर का आधा है और डी सी वेक्टर के आधे के दोनों के सम के बराबर। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। और दो वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो लैम्डा ए बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स सी डी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स, जैसे यहाँ पे पी क्यू वेक्टर है ना तो इसको पी क्यू वेक्टर को लिख रहे हैं तो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स ए बी वेक्टर। ये भी बताया था कोलिनियर वेक्टर्स के लिए कंडीशन होती है, कोलिनियर मतलब वही पैरेलल वेक्टर होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की, क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन in a quadrilateral ABCD, in a quadrilateral ABCD, quadrilateral
obtained by joining midpoints of sides in order will be parallelogram. Will be parallelogram. पैरेललोग्राम ऐसे भी लिख देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये समझो कि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, अगर उसमें कुछ कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लो, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने, इसका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। क्या है, इन्हें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। अगर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स मान ली, अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए ऐसे, तो एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। उस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमको प्रूव करना। पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की साइड से हमको पैरेलल होनी चाहिए। तो पहले क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। सिमिलरली क्यू वेक्टर will be b vector plus c vector by 2 and r vector is c vector plus d vector by 2 and s vector will be a vector plus d vector by 2। हमको प्रूव करना है कि पी क्यू इज, तो इन दोनों को इसके पैरेलल कर दे या इसको इसके, तो पी क्यू इज पैरेलल टू पी क्यू आर एस या एस आर वेक्टर and PS is parallel to QR। तो इनको देखते हैं, पहले PQ निकालेंगे। PQ कितना आएगा, देखो PQ वेक्टर पैरेललोग्राम के लिए ये क्या आना चाहिए, सामने की साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हमने सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल लिया, फिर इनको मिड पॉइंट्स निकाल लिए यहाँ तक। तो उसके बाद बोला गया है कि जो है ये PQRS है, इसको प्रूव करो कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के लिए हमको कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। तो पी क्यू और एस आर ये सब निकालते हैं, फिर उनको कंपेयर कर लेंगे। तो पी क्यू देखो कितना आएगा, पी क्यू, क्यू माइनस पी करना है, क्यू माइनस पी करेंगे तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 आएगा। एस आर वेक्टर, इसमें से माइनस किया है, डायरेक्ट लिखा हूं मैं। एस आर के लिए क्या करना पड़ेगा, आर माइनस एस, आर में से एस करेंगे तो ये सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, डी कट जाएगा, यहाँ पे क्या कटा था, डी कटा था। क्या ये दोनों पैरेलल हैं, तो यस पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल क्या इक्वल है, तो इक्वल एस आर वेक्टर। यहाँ पे इसको भी करना है तो इसको भी कर लेते हैं। पी एस वेक्टर क्या आएगा, पी एस मतलब एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो यहाँ पे ए कट जाएगा, ए कट जाएगा तो एस माइनस, तो डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और पी क्यू आर वेक्टर, क्यू आर मतलब आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू करेंगे तो सी वेक्टर कट जाएगा। और ये डी वेक्टर माइनस, यहाँ पे देखो डी वेक्टर माइनस क्या आएगा, क्यू आर, सही कर रहा हूँ ना, पी एस क्यू आर, हाँ। तो क्यू आर मतलब आर माइनस क्यू, तो सी कटेगा तो डी माइनस बी बाई 2, पी एस सही लिखा है क्या, एस माइनस पी, तो ए कटा तो डी माइनस, ये भी बी है, ये दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गए तो एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस विल बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। अभी हमने वेक्टर अलोंग मीडियन लिख लिया है, वेक्टर अलोंग लाइन विच इंटरसेक्ट और से डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो n:n। जो हमने पढ़ा है उसको ही बोल रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं है। मिड पॉइंट के भी हमने, मिड पॉइंट के अलोंग भी हमने वेक्टर लिख लिया है। तो अब एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लिखते हैं। देखो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग कैसे लिखा जाता है, वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर है वो
किसी भी एंगल का बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट होता है, जैसे ये एंगल बना और ये थीटा, ये भी थीटा होगा। इसको अगर ये पूरा 2 थीटा है तो, या फिर अगर ये पूरा थीटा है, थीटा बना है तो ये थीटा बाई टू होगा। ऐसे इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है। तो जैसे मान लो ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर इधर इधर एंड की डायरेक्शन है, ये बी वेक्टर है, तो हमको ये एंगल बाइसेक्टर है, इसके इसका वेक्टर निकालना, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। तो वो देखो, इसको अगर हम पैरेललोग्राम बना दें तो जो ये एंगल बाइसेक्टर है वो हमको समझ में आना चाहिए कि ये क्या होता है, इसका ये इसका एक डायगोनल होता है, और डायगोनल होता है उसका हमने ये भी निकाला था, मान लेते हैं ये ए बी सी डी। जब इसको हमने कंप्लीट किया है पैरेललोग्राम, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं दिया जाएगा, हमको बस एक एंगल दे दिया जाएगा, उसका बाइसेक्टर निकालना है। तो हमको ये पता है कम से कम कि इसका वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड, तो देखो अगर हम एंगल बाइसेक्टर निकालें तो उसकी तो लाइन है, उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ होता नहीं है। तो वो क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर इतनी मैग्नीट्यूड का निकालना है, इतनी लेंथ का निकालना है, इतनी लेंथ का निकालना है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन हमको ये दो वेक्टर दे दिए जाएंगे और हमको ये निकालना रहेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हमें इस हमको ये पता है कि इस जो ए अगर ए बी सी डी मानते हैं तो ए सी डायगोनल है उसके अलॉन्ग होता है, जिसकी हमको वो पता है वैल्यू क्या होती है। दो तरह के होते हैं एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो एक ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, और वो इसमें अगर इस पैरेललोग्राम में देखें तो वो बी डी के अलॉन्ग होगा। तो एक बी डी के अलॉन्ग होगा और एक ये वाला बी डी के अलॉन्ग होगा, और ये ए सी के। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। तो लिख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, वेक्टर along internal angle bisector, along internal angle bisector। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग क्या है हमारा, वो है ये AC, वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये यहाँ पे जैसे अगर ये पॉइंट ए बी सी और डी मान लें, तो जो ए बी ए सी वेक्टर है वो हमको पता है कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये ट्राइंगल लॉ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आता है। और सिमिलरली जो बी डी वेक्टर है, बी से डी की तरफ ऐसे मिला दें, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आता है, बी डी वेक्टर है वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या फिर डी बी लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस। तो हम वेक्टर अलोंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आती। लेकिन ये तो डायगोनल की लेंथ है, हमको लेंथ थोड़ी पूछी जाएगी, हमको तो डायरेक्ट से पूछेगी। लेंथ के लिए हमको मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो मैग्नीट्यूड दिया जाएगा उसके हिसाब से पहले हम इनको यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। यूनिट, ये यूनिट वेक्टर बन गया। अब इसमें हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं लैम्डा। तो लैम्डा क्या बताएगा कि जो क्वेश्चन में दिया जाएगा मैग्नीट्यूड उस लेंथ का, क्वेश्चन में पूछा गया उस लेंथ का निकालना रहेगा हमको। तो वो लैम्डा डिसाइड करेगा कि उसकी लेंथ कितनी जाएगी। अब ऐसे ही वेक्टर अलोंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए भी ऐसे ही लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर अपॉन मॉड ए माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो वो बस उसकी डायरेक्शन होता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है वो ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, डायरेक्शन नहीं इसकी वो लैम्डा डिसाइड करेगा। लैम्डा प्लस आ सकता है माइनस आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें एक कर लेते हैं क्वेश्चन। इफ a vector equals to 7i minus 4j minus 4k cap and b vector equals to and b vector equals to minus 2i cap minus j cap plus 2k cap, determine vector along internal angle bisector such that magnitude is 5 root 6. Determine internal angle bisector, internal angle bisector such that magnitude is
5√6। तो ये कोई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो लगा लो। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का हमारा क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर 7i माइनस 4j माइनस 4k क्या डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 49 प्लस 16 16 32 81, तो 9 प्लस इंटरनल के लिए प्लस माइनस 2i माइनस j प्लस 2k और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 44893। अब इसका मैग्नीट्यूड ये एंगल बाइसेक्टर हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। ए चलो अभी के लिए इसको ऐसे पी क्यू मान रहे हैं, या फिर ए सी भी मान सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर है, नाम आंसर भी कर रहा आने वाला, नाम तो कुछ भी दे दो उसको। अब बस पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड को 5√6 के बराबर रख देंगे तो वहां से हमारा लैम्डा आ जाएगा। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 9, तो इसमें से लैम्डा बाई 9 को बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा 3 से -6 7, तो i, और ये 3 से मल्टीप्लाई किया ना इसमें, इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 -7 6 -4 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल के इसको मैग्नीट्यूड कितना आएगा, लैम्डा बाई 9 रूट 1 प्लस 49 प्लस 4, this should be equals to 5√6. So from here you will get lambda. After putting the lambda back in the equation, you will get the angle bisector. तो निकालते लैम्डा यहाँ से, ये कितना है 49 54 54 27 9 into 6 3 lambda into 3 divided by 9 into √6 equals to 5√6। √6 से √6 कट गया एंड 3 से 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 15। यहाँ पे 15 रख दो तो AC वेक्टर कितना आ जाएगा, 15 मतलब 5/3, 3 से कट जाएगा -7j कैप प्लस 2k कैप, ये आंसर आ जाएगा। समझ में क्या करना है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उनकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लैम्डा कैसे निकलेगा, अंदर वाले को सॉल्व किया तो ये आ गया। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या है, उन्होंने अलग से मैग्नीट्यूड दे रखा था, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की कोई लेंथ नहीं होती, कोई भी एंगल है उसके बाइसेक्टर तो लाइन इनफाइनाइट तक जाती है। तो उन्होंने बोला इनफाइनाइट लेंथ का नहीं निकालना है, एक फिक्स लेंथ का निकालो, वो क्या है 5√6। तो 5√6 के लिए ये हमने लगाया, ठीक है।